हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। पिछले काफ़ी समय से मैं कोई भी वीडियो अपनी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर पाया, चाहे वो साइकोलॉजी की क्लास हो, मैथमेटिक्स हो या करंट अफेयर की क्लास हो। मैं किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आप सभी से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। फ्रेंड्स, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण ये ऐसा हुआ कि मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब हम फिर से जो है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आपका साइकोलॉजी का कोई भी टॉपिक हो, मैथमेटिक्स हो या आपका करंट अफेयर की कोई इम्पोर्टेंट क्लास हो, तो हर एक वीडियो आपके लिए अपलोड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आरटी एक्ट 2009। इससे ठीक पहले हमने आरटी एक्ट 2009 की एक क्लास अपलोड की थी। उस क्लास में हमने आरटी एक्ट 2009 के बारे में पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन उस वीडियो और आज की इस वीडियो के बीच में बहुत ज़्यादा जो है समय का अंतर रहा है। तो शायद हो सकता है आप लोग उस चीज़ को भूल भी चुके हो, तो हम थोड़ा सा इसको रिवाइज भी करेंगे कि हमने उस क्लास में क्या पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा था, उसको हम टोटल रिवाइज करेंगे। उसके अलावा हम उसके आगे कि जहाँ पर हमारी वो क्लास जो आपकी छूटी थी वहीं से आगे हम इसको कंटिन्यू करना भी शुरू करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले फिर आज बात करते हैं आरटी एक्ट 2009। सबसे पहले तो हमने उस दिन भी बात की थी कि जो आपका आरटी एक्ट है ये पहले कोई भी एक्ट नहीं था, कोई भी अधिनियम नहीं था। पहले केवल किसी भी चीज़ पर एक बिल पास होता है, यानी सबसे पहले एक बिल बनता है। बिल को जो है आपका राज्यसभा में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद उस बिल को जो है आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में जब वो पेश होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जब लोकसभा में पेश होता है तो ही किसी भी बिल को संसद में पारित हुआ माना जाता है। लोकसभा से जो है पारित होने के बाद वो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तो ही वो अपने आप क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है, आपका एक अधिनियम बन जाता है। तो ध्यान रखना, किसी भी बिल का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से ये कानून है कि 14 दिन के अंदर उसको जो है लोकसभा में भेजना अनिवार्य होता है। फिर लोकसभा में जाता है, लोकसभा के बाद राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के जब उस पर हस्ताक्षर होंगे तो ही अपने आप में क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो ये सब चर्चा हमने उसमें भी की थी। सबसे पहले आज फिर बात करते हैं कि जो आरटी एक्ट है, सबसे पहले तो इसमें जो ये आरटीई की फुल फॉर्म होता है, आर का मतलब राइट, टी का मतलब टू, ई का मतलब एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है। लेकिन अगर इसको मैं पूरी डिटेल में बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है, मैंने पहले ही पॉइंट आउट करके लिखा है, जैसे द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ध्यान रखना, इसका जो पूरा संक्षिप्त विवरण है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन यानी जो बच्चों का अधिकार है। राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार। चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी बच्चा, उसका अधिकार है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को पाना, और उसके लिए क्या बना? आपका एक्ट 2009। इस पर हम फिर बात करते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि इस शिक्षा की बात जो की गई है कि बच्चों के लिए जो शिक्षा है, कि आर्टिकल 21A, ध्यान रखना, आर्टिकल 21 ये बात करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ध्यान रखना कि आर्टिकल 21A बात करता है 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो ध्यान रखना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो अधिकार है, ठीक है, जो राइट है, वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 21A। लेकिन अगर हम बात करें
कि जो आर्टिकल 45 है 45 है ये बात करता है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की। तो ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का जो बात की गई किस आर्टिकल में की गई, तो ये किस आर्टिकल में आपका आर्टिकल 45 में किया गया, तो ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर कुछ आपकी मुख्य तिथियाँ मैंने यहाँ पर पहले ही नोट आउट किया है कि जो पहले मुख्य तिथि है कि जब आरटी एक्ट की बात की जाए यानी आरटी बिल की बात की जाए कि संसद में कब पारित हुआ था आरटी बिल आपका, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि 4 अगस्त 2009 को आपका जो आरटीई बिल है वो कहाँ पारित हुआ, संसद में पारित होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट जो तिथि बनती है कि ये जो लागू हुआ था, लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, पहली क्लास में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। चलो संसद में पारित हुआ यानी ये लोकसभा में पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि सबसे पहले कोई भी बिल कहाँ चला जाता है आपका, राज्यसभा में। ठीक है, हाँ धन विधेयक जो बिल है वो आपका लोकसभा में ही जाता है, लेकिन जो बाकी बिल है आपके कहाँ चले जाते हैं, वो राज्यसभा में। तो जो आरटी एक्ट है, आरटी बिल है, ये राज्यसभा में आपका कब पेश हुआ था, तो ध्यान रखना वहाँ पर भी मैंने डिटेल से करवाया था। यहाँ पर देख लीजिए कि जो आरटी बिल था ये राज्यसभा में आपका 20 जुलाई को जो है 20 जुलाई 2009 को क्या होता है, पारित होता है। अब इसके 14 दिन के अंदर या 14 दिन में भी आप इसको कहाँ भेज सकते हो, लोकसभा में, तो 20 पे 14 दिन ऐड कर लेना तो सीधा हो जाएगा आपका 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में चला जाता है यानी संसद में पारित होता है। और ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट डेट आपकी ये भी रहेगी कि जो 26 अगस्त 2009 को है, इस तिथि में राष्ट्रपति के इस पर क्या हो गए थे, हस्ताक्षर हुए थे, और तब ये क्या बन जाता है, आपका एक्ट बनता है और पूरे भारत में जो लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कि जिस समय ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ, तो इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं आपके। पहला कि संपूर्ण रूप से जो लागू हुआ था ये कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था आपका, तो किस स्टेट में हुआ आपका, तो राजस्थान। किस राज्य में हुआ था, राजस्थान। कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में तो लागू हुआ। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो इस पॉलिसी को आगे किस तिथि में लागू करती है। तो उस ही समय 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य था राजस्थान जब ये लागू होता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा राज्य था जब संपूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू होता है लेकिन उस राज्य में लागू ही नहीं होता है, उस राज्य को ही छोड़ा गया, वो था आपका J&K, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और ध्यान रखना कि जब भारत ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लागू किया आपका, ठीक है, यानी जो आपका आरटी एक्ट ये बिल पास किया या पारित किया, तो इस बिल को बनाने या राइट टू एजुकेशन का अधिकार देने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना था, तो 135वें नंबर का देश। इससे ठीक पहले 134 देशों में ये एक्ट लागू हो चुके थे आपके। तो ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ फिर से देख लीजिए कि मुख्य तिथियाँ की संसद में पारित हुआ 4 अगस्त 2009, ठीक है, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन राज्यसभा में 20 जुलाई, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा ठीक है, ध्यान रखना ये थोड़ा सा कि लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 2010, संसद में पारित होता है 4 अगस्त 2009 यानी लोकसभा में भी ये पारित हो जाता है। ठीक है, और 26 अगस्त 2009 को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाता है। राजस्थान में जब पूरे भारत में लागू हुआ तो ये राजस्थान में एकमात्र ऐसा राज्य था जहां संपूर्ण रूप से लागू हो जाता है। इसके अलावा एक ऐसा राज्य था जिसको आपका टोटली छोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर, और भारत बना था 135 नंबर का देश। ठीक है, इसके लिए हमने बात की थी कि इसमें अनुसूचियों की संख्या केवल 1 है, कि अनुसूचियाँ कितनी है, केवल 1 है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि आरटी एक्ट जो आपका है उसमें अध्याय की संख्या यानी जो आपके चैप्टर है कितने हैं, 7 है, और कुल धाराएं कितनी है आपकी, 38 है, यानी सेक्शंस कितने आपके, 38 है। तो हमने इसमें बात की कि हर अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कितनी धाराएं और उन धाराओं में क्या क्या चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपका अध्याय 1 है
जो बात करता है प्रारंभिक यानी प्रीलिमिनरी, ठीक है, ध्यान रखना, प्रीलिमिनरी, ठीक है। अध्याय 1 प्रारंभिक सेक्शन, इसमें जो रखेंगे आपके 1 से 2। अध्याय 1 में आपके केवल 2 धाराओं का जिक्र है, जिसमें जो सबसे पहली धारा है उसमें बात की गई है, एक तो आरटी का आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी सीधा आप कह सकते हो कि पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से जो है आरटी एक्ट लागू होगा, ये बात की कि आपकी धारा 1 भी, ये इम्पोर्टेंट है। निर्माण वर्ष आपका 2009 है, क्योंकि राज्यसभा में 2009 में जाता है, लोकसभा में 2009 में जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी आपके 2009 में होते हैं। और 26 अगस्त के ठीक एक दिन बाद 27 अगस्त 2009 को इस पर क्या होता है कि ये भारतीय गजट में भी प्रकाशित हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर इसमें। और यहाँ पर सबसे पहले जो लागू हुआ, संक्षिप्त नाम इसको दिया गया, विस्तार इसका किया गया, प्रारंभ किया गया, ये आपका आरटी एक्ट धारा 1 में। फिर जो धारा 2 है, इस धारा 2 में 2 शब्दों का जिक्र होता है। एक इसकी परिभाषाएं, परिभाषा आपकी किसी बच्ची से जुड़ी हो सकती है, विद्यालय से जुड़ी हो सकती है, तो ये आपकी परिभाषाएं, और उसकी शब्दावली। तो ध्यान रखना कि धारा 2 है और इसमें 2 शब्दों को जोड़ा गया, परिभाषा और शब्दावली। फिर हमने बात की थी अध्याय 2 की, और अध्याय 2 जो बात करता है आपका अधिकारों की, जो आपके राइट्स है, ठीक है। और इसमें जो है 3, 4, 5 3 धाराओं को रखा गया, जिसमें पहली यानी जो ये तीसरी धारा है उसमें एक शब्द जोड़ा गया आपका निःशुल्क शब्द, ध्यान रखना, निःशुल्क शब्द को जोड़ा गया आपका धारा 3 में। धारा 4 में बात की गई एज प्रूफ की, ठीक है, धारा 4 में बात की गई एज प्रूफ की। फिर धारा 5 में बात हुई थी स्थानांतरण की, स्थानांतरण क्या आपका जो टीसी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो ये बात की कि आपकी धारा 5 में, ठीक है। अब इस यहाँ तक तो हमने पहली कक्षा में अब आपकी चर्चा की थी कि धारा 5 तक हमने पढ़ा था टोटल, इसमें हमने टोटल डिटेल में भी पढ़ा था। तो चलिए इससे आगे फिर शुरू करते हैं कि अध्याय 3, और अध्याय 3 में बात की गई आपकी कर्तव्य, जो ड्यूटीज होती है, ठीक है, ध्यान रखना, अधिकार अलग होते हैं फ्रेंड्स, अधिकार का मतलब राइट्स होता है, ठीक है, जो हमें संसद से भी प्राप्त होते हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा ही संसद करती है, ठीक है। फिर बात होती है कर्तव्य की, कर्तव्य आपकी ड्यूटीज होती है कि क्या ड्यूटीज है, ड्यूटीज किसकी है आरटी एक्ट में, यानी शिक्षा में किसकी ड्यूटीज़ होती है, या तो आपकी स्टेट की होगी या सेंटर की होगी। तो सेंटर स्टेट की जो ड्यूटीज़ होती है या माता पिता की जो ड्यूटीज़ होती है, जब भी आपको दिखता है कि किसी धारा में या किसी भी स्टेटमेंट में हमें ड्यूटीज़ दिख रही है, कर्तव्य दिख रहा है, समझ आइए ये किससे जुड़ा है, अध्याय 3 से जुड़ा है। और अध्याय 3 में आपकी 6 से 11 तक की धारा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन सी धारा हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो अध्याय 3 में कर्तव्य का जिक्र है, इसमें 6 से 11 धारा है, जिसमें जो पहली धारा यानी जो छठी धारा है, इसमें बात की गई कि प्रत्येक क्षेत्र में स्कूल की स्थापना। स्कूल की स्थापना का मतलब है कि जो ये छठी धारा है ये बात करती है दूरी की, सीधा हम याद रख सकते हैं कि ये बात करती है दूरी की, कि जो ये प्रारंभिक स्तर है, ध्यान रखना, यानी अगर मैं बात करूँ कक्षा 1 से 5 तक, तो कक्षा 1 से 5 तक घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर। ये कर्तव्य किसका, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, कि जो दूरी है घर से, वो प्रारंभिक स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए घर से स्कूल तक की जो दूरी होगी कितनी होगी, 1 किलोमीटर, ठीक है। अगर बात की जाए दूसरी कि जो यह माध्यमिक स्तर है आपका, कक्षा 6 से 8 कह सकते हो, इसमें बात की गई है कि ये बड़े बच्चे हैं, तो इनके लिए जो घर से स्कूल की दूरी होगी वो कितनी होगी, 3 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना, ये कर्तव्यों का जिक्र है कि प्रत्येक क्षेत्र में स्कूल की स्थापना होगी। प्रत्येक क्षेत्र का मतलब है कि जो कक्षा 1 से 5 के बच्चे हैं उनके लिए घर से स्कूल की दूरी मात्र केवल कितनी होगी, 1 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जो आपके माध्यमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उच्च माध्यमिक, जैसे माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक जितने बच्चे, उनके लिए घर से स्कूल की दूरी होगी, ठीक है, होम टू स्कूल, होम टू स्कूल, होम टू स्कूल की दूरी कितनी होगी आपकी, 3 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बात करेंगे अध्याय 3 धारा 7 की।
धारा 7 में बात की कि केंद्र व राज्य सरकार के बीच जो वित्तीय जिम्मेदारियां हैं, यानी कहने का मतलब कि एजुकेशन पर केंद्र सरकार कितना खर्च करती है, राज्य सरकार कितना खर्च करती है। तो टोटल अगर मैं 100% की बात करूं, कोई भी संख्या अपनी 100% होती है। अगर एजुकेशन पर 100% खर्च होगा तो ध्यान रखना बात की गई, देखो राज्य और केंद्र सरकार में केंद्र सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर होती राज्य के पास भी है, लेकिन वो राज्य तक सीमित होती है। लेकिन केंद्र सरकार का जो है, जो नियम होता है या उसका जो अधिकार होता है केंद्र सरकार का, वो पूरे ही भारत पे होता है, सभी स्टेट्स पर होता है। तो यहाँ पर जब पावर अधिक है तो खर्चा भी अधिक होगा। तो 60% खर्च करती है केंद्र सरकार और 40% जो खर्च करता है राज्य सरकार। प्रतिशत कॉमन है हटा दीजिए, 0 कॉमन है हटा दीजिए, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 को काटो, सॉरी 4 को काटोगे 2 बार में, तो ये रेशियो जो बन जाता है आपका 3:2। तो अगर तो प्रतिशत का जिक्र है तो ध्यान रखना 60% केंद्र सरकार खर्च करती है और 40% आपकी राज्य सरकार खर्च करती है। अगर रेशियो में 20 से इसको काटोगे 3 बार में, 20 से इसको काटोगे 2 बार में, 3:2 हो जाता है। फिर बात करते हैं धारा 8 की। धारा 8 में बात की गई उचित सरकार की जिम्मेदारियां, कि वो राज्य की सरकार हो सकती है या आपकी केंद्र की भी सरकार हो सकती है, उनका दायित्व का जो जिक्र है, उनके कर्तव्यों का जो जिक्र है, एक्चुअली वो धारा 8 में है। अब यहाँ पर धारा 9 कहती है कि सरकार के साथ साथ अब किसका दायित्व है, स्थानीय निकायों का दायित्व। ठीक है। फिर धारा जो 10 है, धारा 10 में बात की गई है कि इनके साथ साथ अब अधिकार, सॉरी कर्तव्य किसका है, अभिभावक का। अभिभावक का मतलब है माता पिता, कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। ठीक है। अब देखो कोई भी टीचर है या कोई भी स्कूल है, ठीक है, वो सभी बच्चों के घर तक तो नहीं जा सकता है। ठीक है, वैसे तो चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर जाता है, एडमिशन्स भी करवाता है, नामांकन करवाता है, ताकि कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना हो। ठीक है, लेकिन सबसे अहम रोल किसका रहता है, अभिभावक। अब टीचर अगर स्कूल चला भी जाए या घर चला भी जाए, ठीक है, वो बच्चों को कन्विंस कर ले, माता पिता को अगर कन्विंस ना कर पाए, ठीक है, तो माता पिता पर जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं डाल सकता है कि आप बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेजिए। ठीक है, कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, कुछ माता पिता भेजना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर अभिभावक के कर्तव्यों का जिक्र होता है आरटी एक्ट की धारा 10 के तहत, कि ये माता पिता का भी दायित्व कि अपने बच्चों को कहाँ भेजें, स्कूल भेजें। फिर बात की गई धारा 11 की। इसमें बात की गई कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, कि जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से कम है उन बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था जो करने की बात की गई वो धारा 11 के तहत। ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे आरटी एक्ट के अध्याय 4, जिसमें बात की गई आपकी उत्तरदायित्व की। ठीक है, आपकी जिम्मेदारियों की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है, आपके अकाउंटेबिलिटी की। ध्यान रखना कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है ये किसकी होती है, ये भी सरकार की होती है। कि अध्याय 4 में उत्तरदायित्व दिए गए। ठीक है, कि आप जिम्मेदारियों की बात करो, उत्तरदायित्व की बात करो। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि कोई स्कूल, ठीक है, जो किसी बच्चे को प्रताड़ित करता है, तो उसके अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, उसकी रक्षा कैसे की जाए। ठीक है, कोई स्कूल क्या करता है, ठीक है, मतलब जो सीटें आरक्षित होती है उन सीटों का भी बंटवारा कर देते हैं, तो उसके लिए क्या कानून बनेंगे, उसके लिए क्या जो है आपके दंडनीय प्रावधान किए जाएंगे। कोई विद्यालय होता है जो बच्चे के माता पिता का इंटरव्यू लेता है। अब इंटरव्यू लेना भी क्या है, दंडनीय किया गया है। कारण क्या होता है, चलो किसी बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, वो इंटरव्यू में बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। किसी बच्चे के माता पिता क्या होते हैं आपकी पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है, चलो अनपढ़ शब्द का यूज़ करना किसी के लिए भी सही नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत बेकार सा शब्द है एक तरीके से, लेकिन कोई बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, वो बेचारे क्या जवाब देंगे किसी चीज़ का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे भी हो, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो आत्मकेंद्रित होता है, यानी जो शर्मीले होता है, नहीं बोल पाता है। ठीक है, क्योंकि जो विचारों की अभिव्यक्ति है ये भी एक व्यक्तिगत शील गुण होता है। ठीक है, ये सामान्य नहीं होता, ये असामान्य होता है, जो बहुत कम लोगों में होता है। तो ये भी क्या हो जाता है, यहाँ से भी माता, जो बच्चे के माता पिता, उसमें हीन भावना होती है, बच्चों में भी हीन भावना पैदा हो जाती है
इसीलिए इनको भी रखा गया अध्याय 4 में, यानी उत्तरदायित्व में। तो उत्तरदायित्व की अगर मैं बात करूँ तो अध्याय 4 में सबसे पहले आपका अध्याय 12, जो अध्याय 12 धारा 12 है अध्याय 4 की, वो बात करती है कि जो निजी स्कूल यानी जितने आपके प्राइवेट स्कूल में, उसमें जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी, 25%। अब तो खैर इसमें EWS का भी जिक्र होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है आपका, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से बहुत वीक होता है यानी कमज़ोर होता है। तो निजी स्कूलों में 25% आरक्षण की बात की गई कि निजी स्कूल जो पर प्राइवेट स्कूल होंगे उसमें 25% सीटों का आरक्षण किया जाएगा। फिर धारा 13 में बात की गई आपकी, एक तो इंटरव्यू, जो मैंने अभी बात की थी कि अगर कोई स्कूल भी बच्चे के माता पिता का इंटरव्यू लेता है तो उस कंडीशन में उस स्कूल पर कितना गुना जुर्माना होगा, तो ध्यान रखना 25,000 का जुर्माना लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही स्कूल फिर से वही प्रक्रिया दोहराता है, ठीक है, तो ये 25,000 से जुर्माना बढ़कर कितना हो जाएगा आपका 50,000। ध्यान रखना 50,000। फिर इस ही धारा 13 में बात की आगे डोनेशन फीस की। ठीक है, डोनेशन फीस की यानी प्रति व्यक्ति है, ठीक है, जो सीट के लिए एक्स्ट्रा फीस दी जाती है जो स्कूल मांगता है, अगर ऐसे करते हुए भी किसी को पाया जाए डोनेशन फीस के लिए, तो जितनी फीस लेता है उसका 10 गुना क्या होता है, जुर्माना होता है। उसका क्या होता है, 10 गुना जुर्माना। और जो डोनेशन फीस है इसका जिक्र किया गया है 13(1) में, ध्यान रखना इसका जिक्र किसमें, 13(1) यानी RT एक्ट जो अध्याय 4 है उसकी धारा 13(1) के तहत। फिर बात की गई धारा 14 के तहत। धारा 14 में बात की गई कि प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर किसी के पास अपनी आयु का प्रमाण पत्र नहीं है तो उस कंडीशन में भी उसको जो है स्कूल में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। उसके लिए छोटे से कुछ प्रावधान है। या तो एक आपका हॉस्पिटल बर्थ सर्टिफिकेट होता है, सबसे पहले उसको देखिए। ठीक है, इन कंडीशन अगर ये भी नहीं है तो आंगनवाड़ी से कोई रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इन केस ये भी नहीं है तो अंत में इसमें प्रावधान है कि जो बच्चे के माता पिता होंगे उनसे एक एफिडेविट लिया जाएगा, उसके आधार पर ही बच्चे को क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन उसको प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता है, उसको कभी भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर बात करेंगे धारा 15 की, कि किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वह चाहे शैक्षिक वर्ष के आरंभ में हो चाहे मध्य में। ठीक है, यानी ये पहले जो प्रावधान था आपका, ये प्रावधान है कि 30 सितंबर तक किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता, चाहे वो आपका शैक्षिक वर्ष का आरंभ ही हो या मध्य में हो। हाँ, अंत में अगर 30 सितंबर के बाद आता है तो उस कंडीशन में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, फिर धारा 16 बात करती है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। किस कक्षा तक, कक्षा 8 तक। ये हमारे समय में तो चलो ऐसा कोई रूल नहीं था, ये बाद में क्या होता है, चलो धारा 20 जो आपकी इसमें रहती है वो संशोधन की भी बात करती है। ठीक है, कि RT एक्ट में संशोधन हो सकता है, और उसी आधार पर फिर ये जो बीच बीच में इसमें जो संशोधन हुए कि धारा 16 में कहा गया किसी भी बच्चे को फेल ना किया जाए कक्षा 8 तक। ठीक है, और धारा 17 में बात की गई कि किसी बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए। ये दोनों ही क्या है, दंडनीय है। अब फ्रेंड्स, जो धारा 16 है और धारा 17 है, ये इस एजुकेशन सिस्टम के लिए या हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए श्राप है कि वरदान है, ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, कि अगर तो मैं धारा 16 की बात करूं, कि धारा 16 में बात की गई है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाए। अगर इसके दो पक्षों को देखा जाए, पहला पक्ष कि अगर कोई बच्चा कक्षा 1 से 8 तक फेल ही नहीं होगा तो बच्चा पढ़ाई क्यों करता है, वो पढ़ेगा ही नहीं। पहली चीज़ है, किसी भी बच्चे को पता है कि मैं फेल तो नहीं हूँ, चाहे जो मर्जी कर ले, ठीक है, वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि किसी भी बच्चे की जो बुनियाद है, जो उस बच्चे की बुनियाद है, उसका जो बेस होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, वो प्रारंभिक शिक्षा पर निर्भर करता है। क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक ही उसकी क्या होती है, ठीक है, ग्रोथ होती है, उसका बेस मजबूत होता है। ठीक है, अगर कक्षा 8 तक वो पढ़ेगा ही नहीं तो उसके बाद उसका बेस कहाँ से क्लियर होगा, वो कैसे पढ़ पाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर तो इसकी आलोचना होती है। और इसकी आलोचना ऐसा नहीं है, आपकी जो कस्तूरी रंगन कमेटी थी, आपकी सुब्रमण्यम समिति थी,
ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के जो शिक्षाविद है उन सब ने इसकी क्या की थी, आलोचना की थी। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर अगर एक और पक्ष को देखा जाए कि पहले क्या होता था कि एक कक्षा में 100 बच्चे होते थे। हमारे समय अगर मैं बात करूँ तो मेरे कक्षा में, कक्षा 8 की बात है, हमारी जो है स्ट्रेंथ थी 112 बच्चे एक कक्षा में थे। और जब लास्ट में उस समय 8वीं कक्षा बोर्ड होती थी, ठीक है, ठीक है, ये बात है 2010 या 2009 के आसपास। उस समय कक्षा 8 की जो परीक्षा होती थी वो बोर्ड की कक्षा होती थी। तो हमारी कक्षा में कितने बच्चे थे, 112 बच्चे। अब इन 112 बच्चों में से क्या होता है, बोर्ड की कक्षा थी, जब लास्ट में रिजल्ट आया तो पूरे पूरे जो 100 बच्चे थे, ये ना एक ऊपर ना एक कम, 100 बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। बचे आपके कितने, 12। अब 12 में से भी क्या होता है, 6 की कंपार्टमेंट होती है, उस समय कंपार्टमेंट होती थी, और 6 क्लियर क्या हो जाते हैं आपके, पास हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक आंकड़ा था। अब चलो जिनकी कंपार्टमेंट है और जो पास हुए वो तो चलो कहाँ चले गए, आपके कक्षा 9 में चले गए। जिनकी कंपार्टमेंट है उन्होंने एडमिशन तो ली, लेकिन उन्हें चांस मिलता रहा, वो फिर देते रहे। लेकिन जो 100 बच्चे थे, इन 100 बच्चों में से गिन चुन के 10 बच्चों ने फिर से क्या किया, दाखिला लिया। ठीक है, 90 बच्चों ने जो स्कूल है वो क्या किया, छोड़ दिया। तो अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात करूँ, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए तो लगता है कि धारा 16 भी सही है कि बच्चे क्या करते थे, स्कूल छोड़ देते थे, अपनी एजुकेशन ही पूरी नहीं करते थे, उनके पास 8वीं 5वीं का भी सर्टिफिकेट नहीं है। उस आधार पे तो कहा जा सकता है कि धारा 16 क्या है, ये वरदान है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो तय कर पाना कि ये श्राप है कि वरदान है, ये तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वर्तमान समय में जो अभी बच्चे हैं उनके लिए, खासकर आपके सरकारी स्कूल, उसमें ये क्लियर है कि ये वहाँ पर बच्चों के लिए वरदान है। ठीक है, दूसरी ओर कि किसी बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, इसकी भी मैं बात करूँ तो ये भी दो पक्ष में डिवाइड हो जाता है। कि अगर पहले पक्ष की बात की जाए कि किसी बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, तो लगता है कि ये वरदान है। ठीक है, सही है। क्यों, क्योंकि कुछ टीचर क्या होता है, वो बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करता है। ठीक है, या तो बच्चा अगर मान लो उसको शारीरिक रूप से दंड दिया जाए, ठीक है, तो हो सकता है कई बार शारीरिक दंड इतना कठोर हो कि वो बच्चा उसको संभाल ही ना पाए। ठीक है, बच्चा उससे उभर ही ना पाए। कई बार क्या होता है कि जो मानसिक उत्पीड़न होता है, ठीक है, कि कोई टीचर जो है बच्चों को मानसिक रूप से इतना उत्पीड़ित करता है कि बच्चा कुछ गलत कदम उठा लेता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी कौन जिम्मेवार होगा, तो उस टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो एक हिस्से अगर देखा जाए तो ये टीचर के लिए भी एक वरदान हो जाता है। ठीक है, कि कम से कम वो इन सब चीज़ों से बचे। लेकिन अगर मैं दूसरे पक्ष की बात करूं कि अगर किसी भी बच्चे को दंड ना दिया जाए तो बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। ठीक है, देखो टीचर बच्चों को नहीं मार सकता है, मारेगा तो उस पर भी क्या हो जाता है, केस हो जाता है। ठीक है, दूसरी ओर अगर टीचर बच्चों को ना मारे, ठीक है, डरा भी नहीं सकता है, बाकी तो छोड़ो, तो उस आधार पे बच्चों का अंदर का भय ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट होगी कि ना तो बच्चा डर रहा है, ठीक है, ना उसको फेल किया जा रहा है। तो अगर इन दोनों की ही बात की जाए, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर, तो इनको अब आप वरदान कह लीजिए कि श्राप कह लीजिए, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ये तय करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर बात की जाती है कि जो धारा 18 है, चलो ये अच्छी चीज़ है कि धारा 18 में कि बिना मान्यता के कोई स्कूल भी जो चलाना क्या हो जाता है, वो प्रतिबंधित है, निषिद्ध है। ठीक है, कि आप जब तक कोई स्कूल मान्यता नहीं लेता है, ठीक है, बिना परमिशन के वो कभी भी जो है स्कूल नहीं खोल सकते। अभी आप के कुल्लू या ऊना में ही एक केस चला है कि जहाँ पर कितने स्कूल है जिनको मान्यताएं नहीं मिल रही है। ठीक है, अब तो खाका भी खंगाला जा रहा है। देखिए, वर्तमान समय की बात की जाए, ठीक है, एजुकेशन पर काफ़ी जो है नियम कठोर होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय को आप खुद भी महसूस कर सकते हो कि एजुकेशन के लिए आने वाला समय कैसा हो सकता है। अगर मैं बात करूँ
एजुकेशन 2020 या पॉलिसी 2020 की, या आपकी पहले तो चलो एजुकेशन पॉलिसी एनसीईआरटी चलाता था, ठीक है, नेशनल काउंसिल थी, ठीक है, अब एनसीटी चलाता है। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये टीचर के एजुकेशन के लिए कमेटी है। यानी अब बच्चों पर उतने कानून नहीं है जितने टीचर पर कानून होंगे। हाँ देखिए, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि टीचर पर कानून होना भी अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि कई स्कूल में क्या होता है, स्कूल है, स्कूल है, बच्चे भी है, लेकिन टीचर नहीं है। तो इस कंडीशन में तो कह सकते हो कि सरकार जिम्मेवार है उस चीज़ के लिए, उनका दायित्व तो बनता है कि टीचरों को भेजा जाए। लेकिन कुछ जगह क्या है, बच्चे भी है, टीचर भी है, लेकिन क्या होता है कि टीचर सिर्फ केवल परेड तक ही सीमित है, उसके बाद टीचर कहाँ हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है, वो अटेंडेंस के लिए अंगूठा लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद वहाँ से क्या हो जाते हैं, स्कूल से गायब हो जाते हैं। इससे भी बच्चे का भविष्य खराब है, ठीक है। तो अगर टीचर की भी बात की जाए कि आधे स्कूल में टीचर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ठीक है, कभी भी जिम्मेदारियों के प्रति जो है वफादार नहीं होता है। और किसी भी टीचर का जिम्मेदारियों के प्रति वफादार ना होना, ये एजुकेशन सिस्टम, बच्चों, सरकार के नियम, उन सभी पर क्या है, ये बहुत ही बड़ा धब्बा हो जाता है, ठीक है। तो चलो, इसके लिए तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मान सकता, उस टीचर को ही जिम्मेदार ठहरा सकते जो ऐसे मान लीजिए हरकतें करता है। मैं सभी टीचर्स को जो है कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता कि सभी टीचर ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस देश में या इन राज्य में, हमारे राज्य में, हमारे कस्बों में, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे टीचर ऐसे भी है, ठीक है, जो बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ भी देता है, एजुकेशन भी देते हैं, बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है, जो पूरे निष्ठा से अपनी जिम्मेवारियों को निभाता है, ठीक है, अपने उत्तरदायित्व को संभालते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं सही तरीके से, ठीक है। हमारे समय में भी ऐसे टीचर थे, सारे टीचर थे, ठीक है। देखो, हमारी तो चलो किस्मत रही है, मेरी अपनी खासकर मैं बात करूँ, मेरे लिए बहुत गर्व का पल भी है, और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मेरे लिए हर स्टेशन पर ऐसे टीचर मौजूद थे जिनसे मैंने हमेशा सीखा है, और मुझे टीचर ने सिखाया। मैं चाहे स्कूल की बात करूं, चाहे मैं स्कूल से बाहर की लाइफ की बात करूं, तो आज तक मुझे हर जगह बहुत अच्छे टीचर मिले, ठीक है, और उन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो आप सबसे भी इतना ही है कि कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को मिलता है तो सीख लीजिए, ठीक है। गुरु गुरु ही होता है, टीचर टीचर ही होता है, उससे जो भी सीख सकते हो सीखिए, क्योंकि कब कौन सी सीखी गई चीज़ आपके किस काम आ जाए, ठीक है, ये कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। अभी हमारा जेबीटी कमीशन है, उसका एग्ज़ाम अब जनवरी फरवरी के आसपास तक तय है, ठीक है, मार्च तक तो होगा ही होगा, नहीं तो फरवरी तक, जनवरी या फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। टीजीटी कमीशन की बात की जाए, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, टीजीटी आर्ट्स है, उसका भी जो है आपका कह सकते हो कि कमीशन सर पे ही खड़ा है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आप को कहीं से भी, चाहे साइकोलॉजी है, मैं ये नहीं कहता कि मेरा यूट्यूब चैनल है कि ये आप इस पे से ही सीखे, नहीं, आपको जहाँ से भी मिल रहा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो मेरे लिए इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से सीखिए, जहाँ से भी कहीं से भी ज्ञान बटोर सकते हो तो बटोर लीजिए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगा, मैं चाहे साइकोलॉजी का करवाऊँ, चाहे करंट अफेयर का, चाहे मैथमेटिक्स का, इसके अलावा जितना भी मैं आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपके लिए उतना मटेरियल प्रोवाइड ज़रूर कराऊँगा, और जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में प्रोवाइड कराऊँगा, जितने ईजी तरीके से हो सकता है उतने ईजी तरीके से प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो आपके लिए कभी भी कोई जो है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ूंगा, लेकिन आपको भी उसमें क्या करना पड़ेगा। देखो, मेरी मेहनत अगर 100% है तो आपको उस पर भी 120% ये मान के चलिए, मुझसे अधिक आप मेहनत कीजिए, ठीक है, ताकि आप भी आसानी से नौकरी ले सको, ठीक है। आसानी से तो चलो नौकरी आज की डेट में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या है, आप अपनी मेहनत कीजिए। जब आपको ये महसूस होगा कि आपने मेहनत की है, आपको अपनी मेहनत में कहीं पर भी कमी नहीं दिख रही है,
ठीक है, तो समझ जाइए कि आप सफल हो, पहली चीज़। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अगर मान लीजिए नौकरी ना लगे, लेकिन कम से कम इंसान को खुद तसल्ली होनी चाहिए कि उसने मेहनत की है, ठीक है, उसकी मेहनत पूरी है। उसके बाद तो चलो अपनी किस्मत है, ठीक है, जो पहले किया या पिछले जन्म के कुछ कर्म है वही भुगतना पड़ता है। तो उसको तो चलो, किस्मत को तो बाद में ही दोष दे सकते हो। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो किस्मत को दोष देना भी बेवकूफ़ी होता है। तो फ्रेंड्स चलो, ये तो बात की बातें हैं। तो आज हमने बात की आरटी एक्ट 2009 के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास आपके लिए अपलोड करेंगे उसमें करंट अफेयर भी होगा, साइकोलॉजी भी होगा, मैथ भी होगा। तो ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी का इतना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, अंत में वही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ रात्रि। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।